हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं BPCS 188 ये आपका कोर्स कोड है और सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग ये है आपका कोर्स टाइटल। इसके बारे में बात करेंगे, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। इसमें ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। राइट, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं BPCS 188 जो कि सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो ये थर्ड सेमेस्टर का ये बुक है, बट कोई कोई सेकंड सेमेस्टर में भी ये ले लेता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे बिना लेट किए हुए। और अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत खूबसूरत राइटिंग में आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, आप राइटिंग में देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के बीच संबंध। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान बदले में सामाजिक समस्याओं को समझने या सुधारने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक निर्माणों, सिद्धांतों, हस्तक्षेप तकनीकों, अनुसंधान विधियों और शोध निष्कर्षों के व्यवस्थित अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और निर्माण खंड है, अर्थात किसी भी सामाजिक समूह किसी विशेष व्यवहार को अस्वीकार या अनुमोदन करता है। ठीक, मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान, यहाँ समझिएगा, मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, लेकिन अनुभव विषय और वस्तु के द्वंद्व को मानता है जो दोनों वास्तविक है। और मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, जैसे कि जानना, महसूस करना और इच्छा के संबंध में शारीरिक उत्तेजनाओं की प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन भौतिक वस्तुओं के उपचार में मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच अंतर है। समझ रहे हैं, भौतिक विज्ञान किसी वस्तु में उनके संबंध के अलावा शारीरिक उत्तेजनाओं की प्रकृति की जांच करता है, लेकिन मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के बीच शारीरिक उत्तेजनाओं के बीच बातचीत की प्रकृति का अध्ययन करता है। ये रहा डिफरेंस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान क्या है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं 12 में, 10 में। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे देख करके पढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान। मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार विज्ञान है, हालांकि सहवंती शारीरिक प्रक्रियाओं के बिना अनुभव को पर्याप्त रूप से समझाया नहीं जा सकता। पर्यावरण इंद्रियों के माध्यम से मन पर कार्य करता है और मन मांसपेशियों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जो इंद्रिय अंग और मांसपेशियों के शरीर के अंग है, इसलिए मानसिक प्रक्रियाएं शारीरिक प्रक्रियाएं से निकटता से संबंधित है। वास्तव में कई मनोविज्ञानों द्वारा मानसिक प्रक्रियाओं की जीवन के कार्यों के रूप में माना जाता है। आई बात समझ में। देखिए इसका आंसर और भी दिया गया है यहाँ पे। थर्ड नंबर पॉइंट है मनोविज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, ये क्या होता है? मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है, ये पहले आप जान चुके हैं। किसी व्यक्ति के अनुभव शारीरिक प्रक्रियाओं विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए मनोविज्ञान इन शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है ताकि मानसिक प्रक्रियाओं का पर्याप्त लेखा जोखा रखा जा सके। यह उन शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है जो कि मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह क्या करता है? मुख्य रूप से जो मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार से संबंधित है। मनोविज्ञान को शरीर विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान जो है उसको, मनोविज्ञान को शरीर विज्ञान के साथ भ्रमित नहीं करता है। मनोविज्ञान अनुभवों के से संबंधित है, जैसे कि जानना, महसूस करना और इच्छा करना। ये क्या होता है? ये मनोविज्ञान होता है। आई बात समझ में। लेकिन ये शारीरिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान भी व्यवहार से संबंधित है, जो अनुभव की अभिव्यक्ति है।
क्लियर। अब देखिए मनोविज्ञान और तर्क। मनोविज्ञान तर्क की तुलना में व्यापक है क्योंकि यह सभी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, जैसे जानना, महसूस करना, इच्छा करना। लेकिन तर्क का संबंध केवल सोच से है, जो कि एक प्रकार का ज्ञान है। यह भावना और इच्छा से संबंधित नहीं है। लेकिन तर्क सोच के मनोविज्ञान के समान नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान एक क्या है, सकारात्मक विज्ञान है, जब तर्क एक आदर्श विज्ञान है। जबकि तर्क क्या है, एक आदर्श विज्ञान है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हम वास्तव में कैसे चाहते हैं, जबकि तर्क हमें यह बताता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए हमें कैसे सोचना चाहिए। राइट, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के दो भाग हैं, ठीक। एक है एपिस्टेमोलॉजी और दूसरा है ऑकोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी मनोविज्ञान का संबंध ज्ञान मीमांसा से है। मनोविज्ञान जानने, महसूस करने और इच्छा की प्रकृति की जांच करता है। यह एक तथ्य के रूप में जानने और एक व्यक्तिगत मन के ज्ञान की प्रकृति और विकास से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी के साथ। ये पॉइंट है छोटा छोटा, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, ये क्या है, तो मनोविज्ञान पर्यावरण के संबंध में एक क्या है, व्यक्ति के व्यवहार पैटर्न से संबंधित है, जो भौतिक और साथ ही सामाजिक है। और बाहरी दुनिया या प्रकाश, ध्वनि, स्वाद, गंध, गर्मी, ठंड आदि भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, खेल वाले साथी और उसके सभी लोग जिनके साथ कोई व्यक्ति संपर्क में आता है और बातचीत करता है, उसके सामाजिक वातावरण का ये निर्माण करता है। क्लियर। मनोविज्ञान और शिक्षा। मनोविज्ञान पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है, ये हम पहले ऑलरेडी जान चुके हैं। और शिक्षा क्या है, शिष्य की शक्तियों को प्रकट करने और उसके चरित्र और व्यवहार को इस तरह से ढालने का विकास है, विज्ञान है कि वह समुदाय का एक उपयोगी और अच्छी तरह से समायोजित सदस्य बन जाए। शिक्षा व्यक्ति की शक्तियों को सामंजस्य पूर्ण रूप से विकसित करने और उसके व्यवहार को संशोधित करके उसे सामाजिक वातावरण में समायोजित करने की प्रक्रिया है। यहाँ तक रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, तो अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान में उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न शोध विधियों का वर्णन कीजिए। ये है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रयोगशाला अनुसंधान, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कि सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों को चलाने के लिए हमेशा क्या है, सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए प्रयोगशाला वातावरण पर भरोसा किया है, जहाँ वे परिस्थितियों को बारीकी से नियंत्रित कर सकते हैं और चर में हेर फेर कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद में हम आगे देखते हैं इसमें, जो कि यहाँ पे दिया गया है, पारंपरिक तरीके से अवलोकन के लिए अनुसंधान डिजाइन पर नोवा मॉडल्स देखे। हालांकि दर्शकों में जब से ट्रिप लेड ने सामाजिक सुविधा के खोज की तरीकों और तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की गई है, जो विशिष्ट रूप से यांत्रिकी को नष्ट करने के लिए उपयुक्त है। यह मॉडल या मॉडल जटिल प्रयोगशाला, प्रयोग क्षेत्र, प्रयोग, प्राकृतिक अवलोकन, सर्वेक्षण, अनुसंधान, अचेतन तकनीकों और अभिलेखीय अनुसंधान के उपयोग के साथ साथ हाल के तरीकों का परिचय प्रदान करता है, जो व्यापक अध्ययन के लिए प्रौद्योगिकी और बड़े डेटा सेट की शक्ति का उपयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आने वाले विषयों की श्रेणी। इस मॉडल के अंत में हम कुछ प्रमुख नैतिक सिद्धांतों पर भी विचार करेंगे, जो इस विविध क्षेत्र में अनुसंधान को नियंत्रित करता है। देखिए ये जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको ये प्रोवाइड किया गया, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम को बचाना है, क्योंकि यू नो दैट टाइम इज़ मनी, राइट। आगे हम बात करते हैं इसमें फील्ड रिसर्च, जो इसका पॉइंट है, क्योंकि देखिए सामाजिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से सामाजिक संदर्भ, समूह, परिवारों, संस्कृतियों पर केंद्रित है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। सर्वेक्षण अनुसंधान, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है, बस पॉइंट वाइज पॉइंट ये दिया जा रहा है। इस विविध दुनिया में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के लिए लोगों के भावनाओं, दृष्टिकोण या व्यवहारों में व्यक्तिगत और समूह के अंतर का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान खुद को एक अमूल्य उपकरण के रूप में पेश करता है। आई बात समझ में, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आप इसे देख लेंगे, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ।
ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट इसमें ये है अभिलेखीय अनुसंधान, ठीक है। अभिलेखीय अनुसंधान, कल्पना कीजिए कि एक शोधकर्ता यह जांचना चाहता है कि कार में यात्रियों की उपस्थिति ड्राइवरों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है। वह शोध प्रतिभागियों से अपनी ड्राइविंग आदतों के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए कह सकती है। वैकल्पिक रूप से वह स्वचालित, आई बात समझ में। अभी यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्ट होता है अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, तो प्रतिदर्शन वीडियो में उपयोग की जाने वाली तकनीकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। प्रतिदर्शन जो वीडियो होता है उसमें उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है उसके बारे में बताना है आपको, राइट। ठीक है, यहाँ देखिए इसका आंसर दिया गया है नमूनाकरण की विधियाँ विभिन्न नमूनाकरण तकनीकों की संदर्भित करती है जिनका उपयोग सांख्यिकी में विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र करने में किया जाता है। जब जनसंख्या के बारे में एक सांख्यिकी अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है तो इस समूह से संबंधित प्रत्येक इकाई का डेटा एकत्र करना शायद ही संभव हो। ऐसी स्थिति में नमूनाकरण के विभिन्न तरीके विश्लेषण के लिए उस जनसंख्या से एक सटीक नमूना लेने में मदद करते हैं। नमूनाकरण के तरीकों को मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात गैर संभाव्यता और संभाव्यता नमूनाकरण विधियां। इस लेख में हम नमूने लेने के विभिन्न तरीकों, उनके उदाहरणों और ऐसी तकनीकों का उपयोग करने के बारे में अधिक जानेंगे, ठीक है। देखिए नमूना लेने के तरीके क्या हैं, तो देखिए नमूनाकरण के तरीकों का उपयोग सटीक नमूने लेने के लिए किया जाता है जो कि विश्लेषण की जा रही है आबादी के प्रतिनिधि है। यदि विश्लेषण के लिए चुने गए नमूने सटीक नहीं हैं तो इसका परिणाम जनसंख्या मापदंडों के गलत अनुमान में होगा। इस प्रकार नमूने तकनीक आवश्यक है क्योंकि वे शोधकर्ताओं को नमूनों का विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नमूने के प्रकार। देखिए जनसंख्या के संबंध में वैध निष्कर्ष निकालने के लिए नमूना लेने की सही विधि चुनना महत्वपूर्ण है। आंकड़ों में दो सबसे प्रमुख नमूना तकनीक उपलब्ध है, ठीक है। ये इस प्रकार दिए गए हैं, कौन कौन, संभाव्यता नमूनाकरण विधियाँ, दूसरा गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधियाँ। पहला यहाँ पे दे दिए गए संभाव्यता नमूनाकरण के तरीके और दूसरा यहाँ पे उसी का मतलब पॉइंट दिया गया है संभाव्यता नमूनाकरण। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, मैं ये PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, राइट। आइए हम इसमें दूसरा पॉइंट है यहाँ पे गैर संभाव्यता नमूनाकरण। यहाँ पे के तरीके क्या है, तो नमूने इस पद्धति में एक गैर यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक शामिल है जिसमें कुछ मापदंडों के आधार पर नमूने चुने जाते हैं। इस नमूनाकरण पद्धति का उद्देश्य जनसंख्या की प्रारंभिक समझ विकसित करना है। विभिन्न प्रकार की गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधियाँ इस प्रकार है। पहला आराम नमूना, दूसरा है व्यापक नमूने लेना। ये सब मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे बस, ठीक है। यहाँ पे है न्यायिक या उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। चौथा यहाँ पे दिया है कोटा नमूना, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, क्वेश्चन है अनुप्रयुक्त एवं सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामाजिक मनोविज्ञान इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है कि कैसे व्यक्तियों के विचार, भावनाएं और व्यवहार दूसरों को वास्तविक, कल्पना और निहित उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। कल्पित और निहित उपस्थिति आंतरिक सामाजिक मानदंडों का जिक्र करते हैं जिनमें मनुष्य प्रभावित होते हैं, भले ही वो अकेले ही क्यों ना हो। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान मानव और पशु व्यवहार और अनुभव की व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां और वैज्ञानिक मनोविज्ञान के निष्कर्षों का उपयोग है। अनुप्रयुक्त सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, शोध निष्कर्षों और प्रयोगात्मक विषयों का उपयोग करने और विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए वास्तविक दुनिया समाधान प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। ये PDF है, हाथ से लिखवाया गया है और इसमें जो बात है मैं इसका इस बुक का एक टोटली एक फुल्ली एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आने वाला हूं जो उसमें पूरे बुक को एक्सप्लेन किया जाएगा मात्र 1 या 1.5 घंटे के अंदर में, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करके आपको दीजिएगा। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें, बहुत जल्द उसे अपलोड किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है, सामाजिक शिक्षा के समानताएं या सिद्धांत, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें ध्यान,
ठीक है। दूसरा है, ध्यान देखिए यहाँ पे, यदि आप हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं तो सीखना मुश्किल है। हम आम तौर पर ध्यान खो देते हैं यदि हमें विश्वास नहीं होता कि उपलब्ध सामग्री नई नवीन जानकारी प्रस्तुत कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि समूह केंद्रित है तो व्यक्ति केंद्रित है। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड के आवाज़ पे नहीं जाइएगा, इधर रोड है तो इसलिए इधर गाड़ी वगैरह चलती रहती है, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 है प्रतिधारण। ठीक है, प्रतिधारण इसमें क्या है, सीखना तब होता है जब हम जानकारी एकत्र, इकट्ठा और याद कर सकते हैं। किसी क्रिया को करने या जानकारी को याद करने में सक्षम होने के लिए तर्क शिक्षार्थी के पास उस कार्य या जानकारी की स्मृति होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर इसी में पॉइंट है प्रजनन, जो कि आप पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं, आप ये देख भी सकते हैं। एक लैटिन कहावत है यहाँ पे दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। प्रेरणा चौथा नंबर पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दृष्टिकोण, मत एवं धारणा के बीच अंतर। एक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के अच्छे, ये यहाँ पे अंतर वो दिया गया है, इसका अंतर बताना है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, एक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे, सही या गलत या नकारात्मक या सकारात्मक के रूप में किसी व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हो सकता है कि आप मानते हो कि 21 साल की कम उम्र में लोगों के लिए स्थानीय कर्फ्यू कानून एक बुरा विचार है, इसलिए आप दूसरों का ऐसे कानूनों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाने के लिए राजी करना चाहते हैं। आप किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रति उसके मूल्य को बदलने के लिए मनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे राय शब्द एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण या मूल्यांकन या निर्णय को संदर्भित करता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लें। और देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में संदर्भ में सामाजिक समस्याएं। ठीक है, प्रत्येक समाज में कुछ समस्याएं होती हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, हर एक समाज, कोई भी दुनिया का ऐसा समाज नहीं जिसमें समस्याएं ना हो। दुनिया के हर एक समाज में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं और इन्हें आमतौर पर सामाजिक मुद्दे कहा जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी देश या वैश्विक जनसंख्या या समाज के काफ़ी प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। सामाजिक मुद्दे यानी कि सामाजिक समस्या, सामाजिक बुराई और सामाजिक संबंधी भी किसी भी अवांछनीय स्थिति को संदर्भित करता है जिसका या तो पूरे समाज या समाज के एक वर्ग द्वारा विरोध किया जाता है। यह एक अवांछित सामाजिक स्थिति है जो अक्सर आपत्तिजनक होती है, जिसका जारी रहना समाज के लिए हानिकारक होता है। सभी सामाजिक समस्याओं के कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। इसमें शामिल है, सामाजिक समस्याएं वे परिस्थितियां हैं जिनका समाज के लिए बुरे और हानिकारक परिणाम होते हैं। सामाजिक समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब आदर्श स्थिति से लोगों या समाज की प्रकृति का विचलन होता है। सामाजिक समस्याओं का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और यह समाज के लिए किसी भी वर्ग को प्रभावित कर सकती है। सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। इस दुनिया में लगभग सभी समाजों में सामाजिक मुद्दे हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप देख सकते हैं। मैंने स्क्रॉल कर दिया, आप इसे वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आया है स्वास्थ्य धारणा मॉडल। ठीक है, बहुत है अच्छा पॉइंट है ये। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल HBM को 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था ताकि रोग की रोकथाम रणनीतियों को अपनाने या बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षणों को अपनाने में लोगों की विफलता को समझा जा सके। अब HBM के बाद का उपयोग लक्षणों के प्रति, रोगियों के प्रतिक्रिया और चिकित्सा उपचार के लिए थे। HBM का सुझाव है कि किसी बीमारी या बीमारी के व्यक्तिगत खतरे में एक व्यक्ति के विश्वास साथ साथ आनुशंसिक स्वास्थ्य व्यवहार था। कार्रवाई की प्रभावशीलता में एक व्यक्ति के विश्वास से व्यक्ति द्वारा व्यवहार को अपनाने की संभावना का अनुमान लगाया जाएगा। यह एक अनुशंसित व्यवस्था कार्रवाई को स्वीकार करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को दीगर करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं में विकारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है, लेकिन सामान्य विशेषता यह है कि वे सभी प्रभावित व्यक्ति के व्यक्तित्व, विचार प्रक्रियाओं या सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। शारीरिक बीमारियों के विपरीत उनका स्पष्ट रूप से
निदान करना मुश्किल हो सकता है। शारीरिक बीमारियों की समस्या के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 20% लोग मानसिक विकार के रूप में पीड़ित हैं, ठीक है, और 5% ऐसे विकार के से पीड़ित हैं जो स्कूल, काम या दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं का प्रभावित करने के लिए काफ़ी गंभीर हैं। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी परिचित को मानसिक विकार है तो हमें आज ही कॉल करें, ठीक है। मानसिक बीमारी, जिसे मानसिक स्वास्थ्य विकार भी कहा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन सामाजिक संरचना है, जो कि इसे हम देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ में। देखिए, सामाजिक डिजाइन जटिल मानवीय मुद्दों से निपटने के लिए सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता के रूप में रखने के लिए डिजाइन पद्धतियों का अनुप्रयोग है। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक डिजाइन समाज के डिजाइनर की भूमिका और जिम्मेदारी और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन प्रक्रिया के उपयोग के प्रति जागरूक रहा है। एक क्या है, अनुशासन। अनुशासन के रूप में सामाजिक डिजाइन मुख्य रूप से दो अलग अलग मॉडल के अभ्यास किया गया था। कभी कभी डिजाइनरों द्वारा समानार्थक रूप से अभ्यास किया जाता है जो सामाजिक उद्यमिता के उद्यम करते हैं। सामाजिक डिजाइन सोच सामाजिक मुद्दों की समस्या समाधान के लिए एक 5 चरण व्यवस्थित दृष्टिकोण है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हांसो प्लेटनर इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और IDO ने डिज़ाइन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए 1991 में सहयोगात्मक रूप से अंतर विषय अनुसंधान निर्माण किया और उसी से एक प्रक्रिया के रूप में डिज़ाइन सोच का उदय हुआ। इस तरीके से हमने देखा। अब ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, वो सेकंड लास्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया, समुदाय के लिए सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। सामाजिक वातावरण के संबंधित वातावरण के लिए उपयुक्त फॉर्म्स का वर्णन करता है। संचार से सामाजिक डिजाइन और दायित्व और सामाजिक परिवर्तन के लिए डिजाइन के लिए आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से आवेदन करने के लिए उपयुक्त तरीके से लॉग किया गया है। सामाजिक सोचे सामाजिक समाधान की समस्या हल के लिए निदान दृष्टिकोण कृत्रिम रूप से विकसित मॉडल मौसम में ऑफ स्कूल, डी स्कूल और DEO ने प्राकृतिक रूप से विकसित करने के लिए 1991 में सहायक अंतर्विषय अनुसंधान का निर्माण किया और एक के रूप में विकसित किया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 11 तक, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे बोलने में अगर कोई भी वर्ड से अगर गलती हो गई हो, कोई भी अगर वर्ड गलती से निकल गई हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों के पास पहुँचाएं जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। और इस PDF को आप फ्री में ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, बेस्ट ऑफ लक।